हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एंजॉय द क्लासेस 10। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है किसी वस्तु में, तब हम उसे कहेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और रासायनिक परिवर्तन होता है जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है। हम खाना खा रहे हैं, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि जब हम खाना खाते हैं, पेट उसे क्या करता है, पेट उसे पाचन कर देता है, हमारे खाने को पाचन कर देता है, पचा देता है। तो क्या हम देख सकते हैं कि हाँ, हमारा पेट हमारे खाने को पाचन कर रहा है खाने का? हम नहीं देख सकते ना। तो इसे ही हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अब समीकरण। समीकरण क्या होता है कि उसे रासायनिक सूत्र में लिखना। रासायनिक रासायनिक सूत्र में लिखना। ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र होता है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं रासायनिक सूत्र में, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं, सबको पता होगा ऑक्सीजन गैस को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन गैस को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो ये सब रासायनिक सूत्र है। ठीक है। कि किसी भी जो गैसेस होते हैं या एलिमेंट होते हैं, उसे हम कैसे लिखते हैं रासायनिक सूत्र में, उसे ही हम समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों के कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए। ठीक है। और क्या है ये आप बताना कि क्या होता है दूध को खुला रखने से। ठीक है। गर्मियों के दिन में लोहे का तवा, याद रखना, लोहे की कोई भी चीज, तवा, तसला, कील को आंध्र वायुमंडल मतलब खुले में खुला छोड़ दिया जाए, आसमान बाहर, ठीक है, कमरे के बाहर, तो उसका क्या होगा। तो ये मैं बताती हूँ। लोहा, वो हमारे वायु में ऑक्सीजन होती है। ठीक है। वायु में नमी भी होती है। तो जो वायु होती है, ऑक्सीजन जो होता है, वो लोहे के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है। तो आप बहुत पुरानी कील को अपने घर में देखोगे ना, ये ऐसी कील होती है। उससे बहुत पुराना जो आपके पास कील हो, उससे देखना, तो उसमें एक ना परत चढ़ी होगी, पूरी इतने में परत चढ़ी होगी, और वो लाल कलर की होगी। लाल, ठीक है, लाल कलर की होगी। तो लाल या भूरी कलर की होगी, तो वो परिवर्तन होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन मतलब किशमिश खाया आपने, अंगूर को सुखाकर बनता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। भोजन का पकाया जाता है। ठीक है। हमारे शरीर में भोजन को बचा लेता है। हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो हमें क्या पता कि हमारे अंदर जब सांस जाता है तो क्या होता है। ठीक है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है। इतना तो सबको पता होगा कि हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तब हम छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। पर हमें कैसे पता कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों छोड़ता है। ठीक है। तो ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं थे। ठीक है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। ठीक है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, भौतिक, ठीक है, और रासायनिक। भौतिक में क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, फॉर द एग्जाम्पल एक मोमबत्ती है। ठीक है। मोमबत्ती है, कुछ इस प्रकार से वो जल रही है। ठीक है। तो जलते हुए मोमबत्ती क्या होगी, वो पिघलेगी। ठीक है, ऐसे पिघलेगी। तो पिघलते हुए हम मोमबत्ती को देख सकते हैं। तो ये एक भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं। उसमें चेंजेस क्या हुए कि मोमबत्ती पहले तो शेप में था, ठीक है, फिर बाद में पिघल के एक क्या बन गया, लिक्विड। ठीक है। तो ये था भौतिक परिवर्तन। ठीक है। तो जिसे हम देख सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन है, और जिसे हम नहीं देख सकते वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तव अर्थ क्या है।
हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो ये इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम क्रियाकलाप एक्टिविटी से समझेंगे कि होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्रियाकलाप 1.1 सावधानी, ठीक है। हम क्रियाकलाप में शिक्षक टीचर से सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 लंबे मैग्नीशियम रिबन तो 9th में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे एलिमेंट के नाम याद किए होंगे आपने, ठीक है। तो वही है, उसमें से एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को रासायनिक सूत्र में कैसे लिखेंगे? Mg, इस तरह लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे हम मैग्नीशियम को, ठीक है। तो ये ऐसे ही इसे रासायनिक मतलब इसे समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो लगभग 3 से 4 लंबे मैग्नीशियम रिबन वो वाला नहीं जैसे हम बालों में चोटी बांधते हैं फोल्ड करके, वो नहीं। रिबन एक छोटी सी ऐसे पट्टी होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, बिल्कुल ऐसे होगी मैग्नीशियम की रिबन, ठीक है। और उसको साफ करके, ठीक है, रेगमाल में रगड़ कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर, चिमटा जिससे रोटी हम पकाते हैं, ठीक है, उससे पकड़कर स्प्रिंग लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए। दहन का मतलब जलाना, ठीक है। तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास, कोई भी ग्लास हो सकता है, उसमें इकट्ठा कर लीजिए जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय हम अपना आँखों से यथासंभव दूर से रखिए, ठीक है। आपने क्या प्रेषण किया, जैसा कि इस फोटो में दिखाया है, ये लैंप है, ठीक है, बर्नर, इसमें ये पट्टी ली है मैग्नीशियम की, एंड ये चिमटा, और ये एक कटोरी है जिसमें उसका पाउडर गिर रहा है। तो पहले देखो, पहले तो जो रिबन था वो क्या था, ठोस में था, ठीक है, बिल्कुल ठोस था, और जब वो गिरा पाउडर में चेंज हो गया ना। तो ये सब है रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये था। अब देखते हैं आगे इसमें हुआ क्या। ये जब हुआ तो इसमें क्या हुआ, आपने देखा होगा कि चमत्कार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ है, ठीक है। तो इसमें कैसे अभिक्रिया हुई, हमारे वायु में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ दहन हुआ ना, मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, पाउडर में। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है, ठीक है। समझ आ गया, हमारे वायु में ऑक्सीजन है, ठीक है, उसी के साथ हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो क्या बन गया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और भी क्रियाकलाप है इसमें। तो पहले हम यहाँ से करते हैं रासायनिक समीकरण, वो आप अपने बुक में ऊपर वाला जो हिस्सा है ये चेक करके देखना, और करके देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो हम सीधा 1.1 पे देखते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, जलता है, दहन का मतलब जलना, ठीक है, होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे संक्षिप्त रूप क्या होता है, शब्द समीकरण। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है, सबसे इजी, ठीक है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। अब देखते हैं किस प्रकार होगा। ये मैग्नीशियम, ठीक है, वायु में क्या था, ऑक्सीजन, प्लस में ऑक्सीजन आ गया, और बना क्या, ये एरो जो है ऐसे, ये एरो दर्शाता है कि बाद में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो समझ आ गया। अब पहले ये चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो चीज़ बन रही है, पहले जो प्लस हो रहा है इसको हम कहेंगे अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। और जब वो चीज़ मिलकर बन जाती है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे उत्पाद। कोई चीज़ जब नहीं बनती है, ठीक है, तो उसे हम उत्पाद कहेंगे। और जिस चीज़ जो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, समझ आ गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। समझ आ गया? ठीक है कि जो दो पदार्थ हैं उन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया होती है और इन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेना बुक में और इसे समझना। ठीक है, इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतना भी इम्पोर्टेंट है, ये पूरी लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी लाइन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था वो उत्पाद वो हुआ जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ऐसा निशान कि क्या बना आगे जाकर। ठीक है, अभिकारकों के बीच योग प्लस का दिखाते हैं, जैसे यहाँ Mg। ठीक है, प्लस में क्या था? ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आ गया ऐसे? फिर ऐसे वो तीर का निशान दिखा है, फिर आगे चल के उत्पाद बना। ठीक है, तो का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। ये आपको ध्यान करना होगा कि तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। ठीक है, जो चीज़ नहीं बनती है उसी की तरफ वो तीर का निशान होगा तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण लिखना। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट का, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? सबसे इजी। शब्दों की वजह से रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण का अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करेंगे तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो समीकरण होता है, अब हमें बताएंगे समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो देखा, ये एलिमेंट Mg लिखेंगे मैग्नीशियम को, O2 ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और फिर बाद में उत्पाद क्या बना? MgO। ठीक है, समझ आ गया? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये समीकरण कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं समीकरण। ठीक है, समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तीर के निशान के बाईं ओर मतलब लेफ्ट, बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। ठीक है, तो मतलब कि ये जो ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा हुआ है। ठीक है, 2 लगा है ऑक्सीजन के नीचे, बट यहाँ पे हम जब देखेंगे तो ऑक्सीजन के नीचे कोई भी परमाणु संख्या नहीं लिखी, तो मतलब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो ये फिर आगे बढ़ते हैं। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? तो नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यदि है तो समीकरण संतुलित है। अगर दोनों ओर की परमाणु संख्या बराबर होगी तो उसे हम संतुलित कहेंगे। ठीक है, अगर बराबर होगी तो, अगर बराबर नहीं होगी तो उसके आगे आ लगा देंगे, असंतुलित। ठीक है, असंतुलित हो गया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि अगर दोनों परमाणुओं की संख्या समान है, यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि समीकरण के दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं है। ठीक है, इस समीकरण में बराबर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, किसी अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। अब इसका सेकंड पढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है? ठीक है,
तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। स्मरण मतलब होता है याद, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, ठीक है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नियम है, ठीक है, कि जो पहले अभिकारक है उसका द्रव्यमान, ठीक है, उसका द्रव्यमान उत्पाद के बराबर होता है। ये नियम है। अगर ये नहीं होगा ऐसा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? नहीं। Mg प्लस O2 और उत्पाद में क्या बना था, MgO, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संख्या का पहले क्या थी, 2 थी, और बाद में जब उत्पाद बना तो क्या था, 1, ठीक है। तो वो संतुलित नहीं है। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। अब संतुलित कैसे करते हैं ये बुक में हमें सिखाएंगे कैसे, ठीक है। तो देखो कैसे 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो जिंक है, जिंक को कैसे लिखेंगे, Zn, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपको याद करना पड़ेगा, H2SO4, ठीक है। और जिंक सल्फेट, आगे बना जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो जब भी हम कोई सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब भी कोई भी तत्व अगर अभिक्रिया करेगी तो उसमें से हमेशा आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, ठीक है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अगर उसके साथ कोई भी तत्व अभिक्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर आती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। पहले ऐसे लिखा जाएगा, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर बना क्या, जिंक सल्फेट, एन प्लस में हाइड्रोजन बाहर आ गया, ठीक है। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो अब ऐसे लिखा है, जिंक को Zn और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4, ठीक है, और Zn को जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन तो बाहर ही आ गया, ठीक है। ऊपर पढ़ते हैं। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो पहले मैं बताती हूँ कैसे। ये मैं रेज कर देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। तो पहले देखिए Zn की संख्या कितनी है। अगर कुछ भी उस पर नंबर नहीं लिखा हुआ तो मतलब वो 1 है, और यहाँ पे Zn की संख्या कितनी है, 1 है, तो संतुलित है, जिंक संतुलित है, ठीक है। आगे देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ भी 2 है। तो मतलब अभी तक जितना हमने देखा वो संतुलित है। अब देखते हैं सल्फेट की संख्या, ठीक है। तो S की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ पे 4 है। तो पूरा ये जो है हमारा समीकरण ये क्या है, संतुलित है, ठीक है। आगे और चलते हैं और आगे देखते हैं क्या हुआ। तो ये यहाँ पे बॉक्स दिए हैं, तो तत्व Zn है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी कारक में क्या था, जिंक 1 था, हमने चेक किया, ठीक है। और राइट साइड क्या था, उत्पाद में 1 था, बराबर है। हाइड्रोजन क्या था, 2 था, यहाँ पे भी 2 है। सल्फर कितने थे, 1 थे, यहाँ पे भी 1 थे। ऑक्सीजन में 4 थे और उत्पाद में भी 4 थे। तो ये पूरा संतुलित है, ठीक है। तो पता चल गया आपको। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आप ऐसे बॉक्स बना के देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा संतुलित है। और अगर जो समीकरण है
वो संतुलित नहीं होगा तो उसे हमें संतुलित करना होगा, और कैसे करते हैं वो आगे हम सीखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें ये दिया है, ये क्या है, फेरिक पानी, और फिर बन रहा है Fe3 और O की पावर 4 है, N प्लस में हाइड्रोजन फिर निकला। ठीक है, तो गैस निकली, हाइड्रोजन गैस, सॉरी। तो पहला हमें समीकरण करने के लिए, संतुलित करने के लिए, समीकरण हमें संतुलित करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप 1 है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा कि समीकरण दिया है वही नंबर हमें लिखना है। ठीक है, तो ऐसे बॉक्स बनाने हैं जैसे यहाँ पे बनाए गए हैं, दिख गया आपको, उसे ऐसे बॉक्स में कन्वर्ट कर देना है। स्टेप 2, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। तो तत्व इसमें क्या है, पहले Fe है तो यहाँ पे Fe, हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस साइड क्या है, इस साइड Fe की संख्या 1 है तो इसलिए यहाँ पे 1, हाइड्रोजन की कितनी है 2, ऑक्सीजन की कितनी है 1। ठीक है, और यहाँ इस साइड कितनी है, ठीक है, Fe की संख्या है 3, ऑक्सीजन की लास्ट में है 4। ठीक है, और हाइड्रोजन की 2। समझ आ गया। ठीक है, तो ये सेम नहीं है, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो आगे चलते हैं कैसे संतुलित करेंगे। स्टेप 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणुओं वाले यौगिकों को पहले संतुलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, 4, दिख गया। 4 किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो पहले हम ऑक्सीजन को सही करेंगे, कैसे आइए देखते हैं। पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो। तो ये क्या है, ये तो उत्पाद है। ठीक है, ये उत्पाद है। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणुओं वाले तत्वों को चुनिए। इस आधार पर हम FeO4, ठीक है 4 है ना, ऑक्सीजन 4, और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं क्योंकि ये सबसे अधिक है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1। ठीक है, तो ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक है, तो प्रारंभ में कितने थे, पहले क्या कितने थे, 1 थे। ठीक है, H2O, ठीक है, पानी में 1 था ना, और उत्पाद में कितने थे, 4 लिखा हुआ है बाहर। ठीक है, तो कैसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ पे 4 है, ठीक है 4 है ना, यहाँ पे उत्पाद में 4 है। ठीक है, तो हम 1 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें कोई अगर ऑक्सीजन की संख्या 4 है और अभिकारक में 1 है तो हम ऐसा क्या करें कि वो 4 बन जाए, तो ऑब्वियसली 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, तो यही हम करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। ठीक है, तो जो सूत्र है इसके नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि यहाँ ये जो नीचे ऑक्सीजन के नंबर लिखा हुआ है इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ना वहाँ पे हम कोई नंबर लगा सकते हैं, हम ओनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए हम चार गुणांक मतलब गुणा करके, ठीक है, लगाकर 4 आगे 4 लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1
ऑक्सीजन 1 है ना, तो 4 इंटू 1 4 हुआ, ठीक है। तो इसलिए 4 संख्या हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो गए, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। अब देखो कैसे हो गया, 4 आगे लग गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 4 हो गया, ठीक है। आगे हमने 4 लगा दिया तो मल्टीप्लाई हुआ H2। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है, ये हाइड्रोजन के लिए भी है, ठीक है। तो 4 इंटू हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में कितनी है, 2 है। 4 इंटू 2 8 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो अब हाइड्रोजन का जो समीकरण मतलब संतुलित करना है वो खराब हो गया, ठीक है। तो उसे भी ठीक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 4 स्टेप, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, अब क्या बचा, Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। हम अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या संतुलित करते हैं। तो पहले कितना हो गया, 4 इंटू 2 हमने किया, 8 हो गया। यहाँ पे 8 है संख्या और यहाँ पे 2, तो कितने का फर्क है, 6 का फर्क है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। हाइड्रोजन परमाणुओं को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। जैसे कि प्रारंभिक में क्या था, 8 था, ठीक है। 4 इंटू 2 किया तो 8 आ गया, और यहाँ पे 2 है, उत्पाद में 2 है, यहाँ पे 8 है। तो हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 8 है यहाँ पे, ठीक है, 8। और उत्पाद में हमें संतुलित करना है क्योंकि उत्पाद कम है, ठीक है। उत्पाद कम है ना, तो हम उत्पाद में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 4 कर देंगे। 2 इंटू 4 कितना होता है, 8। आंसर 8 आ गया ना, तो इसलिए ऐसे संतुलित हो जाएगा। अब समीकरण कैसे लिखेंगे, समीकरण अब इस प्रकार है, ठीक है। होगा Fe का तो Fe ही है, ठीक है। 4 लगा हुआ है आगे, हाइड्रोजन 8 है यहाँ पे, फिर बन के उत्पाद में क्या हुआ, Fe2O4, ये तो ऐसे ही है, हाइड्रोजन के आगे 4 लगा दिया। 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 8। तो अब हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब क्या बचा, ओनली Fe, ठीक है। तो स्टेप 5 देखते हैं। स्टेप 5, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। अब तक असंतुलित Fe है, तो उसे हम संतुलित करेंगे। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक Fe को लोहा होता है, ठीक है। Fe लोहा होता है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। Fe एक लोहा ही एक तत्व है जिसे असंतुलित करना बाकी रह गया, ये शेष है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, प्रारंभ में, ठीक है, अभिकारक में कितना है, Fe1, ठीक है, और उत्पाद में कितना है, 3। तो ऑब्वियसली संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 3, ठीक है। तो अब उत्पाद में 3 है तो अब अभिकारक में भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो अब कैसे है, Fe को संतुलित करने के लिए बाई ओर हम Fe की संख्या 3 परमाणु लेते हैं। तो 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 3, ठीक है। यहाँ पे 3, फिर H कितना है, 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे 4 इंटू 2 8 बराबर है। हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 नहीं, क्योंकि आगे 4 लगा हुआ है ना, तो 4 इंटू 1 कितना हुआ, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4। तो कुल मिला के ये पूरा संतुलित हो गया। तो स्टेप 6 देखते हैं क्या है। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं, ठीक है। तो अब इसे करने के लिए ऐसे लिख देंगे, जो हमने स्क्वायर बनाया था वो हटाकर हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। और फिर साइड में हम दिखाने के लिए यहाँ पे संतुलित समीकरण लिखेंगे, दिखाने के लिए कि हाँ ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड
टॉयल विधि कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में आता ही आता है, तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, हिट एंड टॉयल। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। स्टेप 7 क्या है? भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ठीक है, तो अवस्थाओं क्या होता है कि वो गैस है, लिक्विड है, ठीक है, तो एक्वेट है, या वो है सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड होता है ठोस। ठीक है, तो ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना पूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव्य, जलीय या ठोस अवस्थाओं को क्रमश गैस को G से दर्शाते हैं। ठीक है, लिक्विड को L से, मतलब जल को L से दिखाते हैं, जलीय को एक्वेट AQ से दिखाते हैं तथा ठोस को S से दिखाते हैं, सॉलिड से दर्शाया जाता है। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के, ठीक है, के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्वी लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई उत्पाद बनता है, ठीक है, तो वो जल में घुल कर जब कोई उत्पाद बनता है, जैसे नमक में हम पानी मिलाएं और फिर पानी में हम नमक मिला दें। ठीक है, पहले पानी नॉर्मल था, नमक अलग था, मिलाने पे क्या हुआ, पानी वाला नमक बन गया। ठीक है, तो उसकी अभिक्रिया पानी के साथ हुई, तो हम उसके आगे, ठीक है, ऐसे इसके आगे हम A और Q ऐसे लगा देंगे। समझ आ गया? मतलब उसका फॉर्म एक्विड है, जलीय। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से, ये यहाँ से इतना और इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इतना, ये लाइन इम्पोर्टेंट है जो मैंने डार्क कर दी है, बिल्कुल ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना कि जब भी किसी भी उत्पाद, जो कोई भी उत्पाद बनता है, उसकी अभिक्रिया पानी के साथ होती है, तो हम हमेशा उसके आगे A और Q लगा देंगे। ठीक है, समझ आ गया? अभी हाँ, अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, जैसे कि 3Fe का क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, H2O गैस है, FeO4S सॉलिड है और 4S2 गैस है। ठीक है, तो समझ आ गया? ध्यान दीजिए, समीकरण 1.10 में 10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं उसका उपयोग नहीं किया जाता। जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि वो सॉलिड एक्वी है? ठीक है, तो हमें नहीं दर्शाना होगा। क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाएगा तो उसमें भले ही गैस सॉलिड लिखा हो सकता है, हम जब आंसर करें तो हमें गैस सॉलिड ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक कि यह आवश्यक ना हो। ठीक है, अगर वो कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाँ इसकी क्या अवस्था है, तब हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान से ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल ये दिए है, CO गैस में दिखाया है, 2H2 गैस में दिखाया है, एंड देन 340 ATM लिखा हुआ है, फिर CH3 दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें लिक्विड सब कुछ, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, क्या क्या ग्लूकोज यूज़ किया है। तो ये सब जो अभिक्रिया होती है, इसमें हमें ऐसे क्वेश्चन में दर्शा के दिखाते हैं। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है कि क्या लिक्विड एक्वी ये सब बताना, जब तक क्वेश्चन में पूछा ना जाए कि हाँ हमें इसका अवस्था बताइए, तब तक हमें नहीं करना। ठीक है, इसी प्रकार क्या आप पुस्तक
के दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं। ये होमवर्क है, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना और कमेंट में बताना आपसे हुआ कि नहीं, ठीक है। ये प्रश्न बाद में करेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। छोटे छोटे पार्ट में मैं डालूंगी जैसे आपको बहुत आसानी से समझ आए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।